अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है किसकी जीत किसकी शिकस्त, यूपी 2022 का हातमी तज्ज़िया। तो वीडियो भाई सर रिजवान किया है। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो आज आखिरी चरण उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का ख़त्म हो गया है। शाम के 7 बजे से एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने लगेंगे। उससे पहले आप लोगों को अपना अंतिम विश्लेषण 2022 उत्तर प्रदेश का आप लोगों के सामने रखना था, परोसना था। सबसे पहले जो मौजूदा सरकार है इसी को पिवटल पॉइंट बना के अब बात करते हैं, इसी के इर्द गिर्द बात करेंगे। जो सरकार इस टाइम मौजूद है भाजपा की, योगी आदित्यनाथ जी की। पहले नेगेटिव बात करते हैं। जितना भी इस बार हम लोग घूमे, बसेस में, ट्रेन्स में, लोकल स्टेशन पर, शहर में, आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में, ज़्यादा दूर हम नहीं गए, आप लोगों को पता है। लेकिन जितना भी विश्लेषण है वो आपके सामने रख रहे हैं। अब देखना ये है कि आज 7 की तो इतना महत्व नहीं है, लेकिन 10 तारीख को ये हमारा आखिरी विश्लेषण कितना सटीक बैठता है। पहले बात करते हैं मौजूदा सरकार के कौन कौन सी चीज़ें खिलाफ जा रही हैं, जितना हम लोगों को घूमने पर पता चला। सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र में जो आवारा खुले जानवरों की समस्या है, ये एक रूरल उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल के भाषण में ये भी कहा है कि आने वाले वक्त में कोई इन जानवरों के लिए वो कैसी स्कीम लाएंगे या कोई ऐसा एक प्रस्ताव लाएंगे जिसके चलते किसानों को इनसे हानि नहीं होगी और जानवर के अनप्रोडक्टिव होने के बाद भी किसान अपने जानवर से कमा सकेगा। मोदी जी की ये बात चुनावी रैली में बोलना कम से कम इस बात को साबित करता है कि मौजूदा सरकार ये रियलाइज़ कर रही है कि गांवों में, ग्रामीण उत्तर प्रदेश में जानवरों को लेके आम किसान परेशान हैं। रात रात भर बैठना पड़ता है। नील गाय कुछ खाती है, सांड कुछ खाते हैं। नील गाय गेहूं ज़्यादा खा रही है, सांड सरसों ज़्यादा खा रहे हैं। तो वाकई किसान इसमें परेशान हैं। गांव के छोटे छोटे जो ज़मीनें हैं, 2 बिस्वा, 4 बिस्वा, 1 बीघा, हर जगह अब तार बन गए हैं। हर गांव की ज़मीन के लिए चक रोड नहीं होती है। आप यकीन जानिए, गांवों में जो पगडंडी हुआ करती थी जिससे किसान अपने खेत तक चलकर पहुंचा करता था, पगडंडियां अब ख़त्म हो गई हैं क्योंकि हर जगह अब तार बंद गए हैं। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहा है। दूसरा, रूरल इंडिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो परचेज़ प्राइस था गेहूँ का, पिछली सरकार की तुलना में उसमें गिरावट आई है। यूरिया महंगी हुई है। इसके अलावा जो डीज़ल महंगा हुआ है, उससे जो इंजन चलता है पानी के लिए, बोरिंग के लिए, उसमें फ़र्क पड़ा है। एम्प्लॉयमेंट, जो गांव से जो ये शहर लोग काम करने आए थे, जो कोरोना काल के बाद गांव गए, उसी क्वांटिटी में उनको वापस नहीं बुलाया गया तो उस तनख्वाहों पे नहीं बुलाया गया। इसका डिस्ट्रेस भी गांव में है। मट्टी का तेल पहले ईज़िली अवेलेबल हुआ करता था, काम आता था, और जैसा मैंने आपको बताया बहुत से गांव वाले अपने इंजन में पानी की बोरिंग के लिए मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते थे, ना कि डीज़ल। अब मिट्टी का तेल लगभग मिलना बंद हो गया है। कंट्रोल से शक्कर मिलनी लगभग बंद हो गई है। गैस का एक बहुत बड़ा मुद्दा था पिछले चुनाव में, लेकिन गैस की बढ़ती दरों ने और जो सब्सिडी अब कम हुई है, कहीं सब्सिडी 25 रुपये आ रही है, कहीं सब्सिडी 50 रुपये आ रही है, इससे बहुत हद तक विंटर्स में कम से कम गांव वाले वापस चूल्हे की तरफ रुख कर चुके हैं। वो बात अलग है कि गर्मी में या बरसातों में मजबूरी के चलते वो फिर से गैस भरवाएं, लेकिन 800 रुपये की, 850 रुपये की गैस भरवाने में अब उनको जब ये लगता है कि एक मुश्त 850 रुपये देना पड़ेगा, तो ये मुद्दा भी अब गरमा रहा है। लोग कहने लगे हैं कि साहब सिलेंडर जो था 1 बार 2 बार इस्तेमाल हुआ, उसके बाद रखा हुआ है।
उसके बाद अगर शहर की बात करें तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स में बहुत ही अनयूजुअल चीज़ हमें देखने को मिली। सरकारी नौकरों में मौजूदा सरकार से नाराज़गी है, और जो उसके अलावा जो पेंशन की स्कीम सपा ने लॉन्च की है, अनाउंस की है अखिलेश यादव ने कि सबको फिर से पेंशन में आएगी, सबकी पेंशन बहाल होगी, इस चीज़ को लेके भी शिक्षा मित्र वाला जो समस्या उत्तर प्रदेश में चल रही है, ये सारे फैक्टर्स कुल मिला के लब्बो लबाब ये है मौजूदा सरकार के इनकम्बेंट गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहे हैं मौजूदा। अब इसमें जहाँ तक महंगाई की बात है और एम्प्लॉयमेंट की बात है और गैस की कीमत की बात है, पेट्रोल की कीमत की बात है, उसमें डिवीज़न है बिटवीन पीपल। उसमें बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये सरकार की किसी नीति की वजह से है, मनमोहन सरकार में ये था, किसी सरकार में वो था, लेकिन बहुत से भाजपा के वोटर या बहुत से उत्तर प्रदेश के वोटर, भाजपा कहना मेरा गलत होगा, ये मानते हैं कि जो ये समस्या है ये पूरे इस टाइम पूरे विश्व में है। पूरे विश्व में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, पूरे विश्व में गैस की कीमतें बढ़ी हैं, पूरे विश्व में महंगाई हुई है, पूरे विश्व में इन्फ्लेशन हुआ है, एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम आई है, दो जो कोरोना वेव पूरे विश्व ने और हमारे भारत ने झेली। तो यहाँ पर एक डिवीज़न ऑफ ओपिनियन है, लेकिन जानवर को लेके बिल्कुल क्लियर है कि लोग योगी गवर्नमेंट को बोलते हैं। गेहूं की कीमतों को लेके, मट्टी का तेल जो कंट्रोल की दुकानों से गायब हुआ है, चीनी जो गायब हुई है, इन सब चीज़ों को लेकर डायरेक्टली योगी गवर्नमेंट को ब्लेम किया जा रहा है, लेकिन महंगाई को लेके मिला जुला असर है। बिल्कुल ये नहीं, ये कहना गलत होगा कि लोग गवर्नमेंट को ही इसका दोषी मान रहे हैं। तो ये सारा लब्बो लबाब है जो फिलहाल इनकम्बेंट गवर्नमेंट के 1-1.5 महीना ज़मीन पर वर्क करने के बाद हम लोगों को नेगेटिव मिला। अब पॉजिटिव बात करते हैं। पॉजिटिव में 3 फैक्टर्स नेशनल पॉलिटिक्स के हैं, वो बाद में बताऊंगा। लॉ एंड ऑर्डर राज्य का मुद्दा है। लॉ एंड ऑर्डर इस टाइम बहुत बड़ा मुद्दा है मौजूदा उत्तर प्रदेश में, और लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिस तरह जानवरों की समस्या के लिए गांव वाले योगी गवर्नमेंट को जिम्मेदार मानते हैं, लॉ एंड ऑर्डर में जो बदलाव आया है और जो बेहतरी हुई है स्पेशली गांव में, उसके लिए पूरा क्रेडिट योगी गवर्नमेंट को दिया जाता है, पहली चीज़। दूसरा बात, इसके अलावा जो गांवों में पानी की व्यवस्था की जा रही है और जो बिजली की व्यवस्था स्टेबलाइज हुई है 2017 के बाद, इसका पूरा क्रेडिट योगी गवर्नमेंट को जा रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर का क्रेडिट पूरा योगी गवर्नमेंट को जा रहा है, जो इस टाइम बहुत बड़ा फैक्टर बना हुआ है उत्तर प्रदेश चुनाव का, खास तौर से महिलाओं के लिए। दूसरा हमारा जो फैक्टर बना हुआ है वो पानी। बुंदेलखंड रीजन में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पर गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है। लखनऊ में भी जब आप बाहर निकल के जाते हैं तो पानी की पाइपलाइनें लोगों को पड़ती नज़र आ रही हैं। उनको यकीन है कि साल 2 साल 3 साल में हमारे गाँव में, हमारे घर घर तक साफ़ पीने का पानी पहुँच जाएगा। इसके अलावा जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र स्कीम्स हैं, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स हैं, गाँव वालों का ये मानना है कि इससे करप्शन ख़त्म हुआ है, रेड टेपिज्म ख़त्म हुआ है। उत्तर प्रदेश में लगभग 30 से 50 छोटी बड़ी स्कीमें चल रही हैं। आमतौर पे तो एक आदमी को डायरेक्ट ट्रांसफ़र, कैश ट्रांसफ़र की स्कीम नज़र आती है, जो अनाज पहुंच रहा है वो नज़र आता है, लेकिन 30 से 50 स्कीमें यहाँ चल रही हैं। जिस आदमी को ज्ञान है वो अपने अपने हिसाब से इन स्कीमों का लाभ ले रहा है, और लोगों को ये यकीन है कि इसका जो बेनिफिट एंड आदमी तक पहुंच रहा है, उसमें टेक्निकली जो करप्शन है, रेड टेपिज्म है, वो काफ़ी कम हो रहा है। बेनिफिट की स्कीम पहले भी थी, जैसे आप इंदिरा आवास योजना लगा के देखिए, उसमें भी गरीबों को मकान मिलते थे। उसी तरह से अब पीएम आवास की स्कीम चली है, लेकिन फ़र्क क्या है, पहले जितने मकान 20 साल में बनते थे और हैंड ओवर होते थे, उतने मकान अब 5 साल में बन के सामने आए हैं। गांव वालों को पैसा डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रहा है मकान बनाने के लिए, इज्जत घर बनाने के लिए यानी शौचालय बनाने के लिए। शहर वालों को लगभग 2.5 लाख रुपए ट्रांसफ़र हो रहा है, गांव वालों को 1.5 लाख रुपए ट्रांसफ़र हो रहा है, और ये वास्तव में थ्रू आधार कार्ड एंड डायरेक्ट बैंक के अकाउंट जो खुलवाए गए थे ट्रांसफ़र हो रहा है। और बीच में इसमें इन मोस्ट ऑफ द केसेस गाँव वालों को रिश्वत नहीं देनी पड़ रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो योगी गवर्नमेंट के फेवर में जा रहा है। एक नया वर्ग, एक वोटर्स का खड़ा हुआ है, लाभदारी वर्ग, जिन लोगों को इन स्कीम से बेनिफिट अलग अलग रूप में मिला है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो इंटरनल सिक्योरिटी की अगर आप बात करें, उसमें नो डाउट अबाउट इट कि 5 साल में चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं।
फिर आप और बात करें द फैक्टर ऑफ बीइंग हिंदुत्व की बात करें, अयोध्या का चीज़ बननी शुरू हो गई, भले वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनी, लेकिन लोग मानते हैं कि गवर्नमेंट काउंसिल्स ने उसमें बड़ी अच्छी पैरवी करी, बहस करी, नतीजा आया तो क्रेडिट जाहिर बात है गवर्नमेंट को जाता है। काशी विश्वनाथ हो, भारतीय संस्कृति की बात हो, इसमें लोगों को जितना यकीन भाजपा पर है किसी भी पार्टी पर नहीं है। चाहे कोई जितनी गंगा नहा ले, जितना माथे पे तिलक लगा ले, चंदन लगा ले, इस फैक्टर में आप भाजपा के आसपास नहीं आ सकते। नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, 370, ओवरऑल द आइडिया ऑफ इंडिया, इस पर भी असर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर देखने को मिलेगा। द होल आइडिया ऑफ नेशनलिज्म कि कल को शायद यूसीसी आ जाए या कुछ भी आ जाए, इन सब चीज़ों का असर भी वोटिंग पर देखने को मिलेगा। मुद्दे लोकल भी हैं, लेकिन सारे मुद्दे लोकल नहीं हैं। अब जैसे मैंने लॉ एंड ऑर्डर की बात की थी, और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो सोशियो रिलीजियस उससे कनेक्टेड है, जो हिंदू मुस्लिम का वोट पोलराइज होता है, ये वोट पोलराइज नहीं होता है, ये अब समाज ही पोलराइज हो गया है। और अगर हम उत्तर प्रदेश की आपसे बात करें तो जब बीजेपी की गवर्नमेंट ये कहती है कि अतीक, मुख्तार, आजम जेल में हैं, जब वो ये कहती है तो गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं होता कि ये 3 आदमी जेल में हैं। गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि ये एक विचारधारा है जो जेल में है, विचारधारा है। लब्बो लबाब ये है कि अगर मैं आपको खुले शब्दों में बताऊं कि बहुत सा ऐसा उत्तर प्रदेश का वोटर है जो ये मानता है कि सपा के आने के बाद मुस्लिम की जो एग्रेसिवनेस है वो बढ़ेगी, मुसलमान की हनक बढ़ेगी, मुसलमान का अपीजमेंट बढ़ेगा, मुसलमान की पैम्परिंग बढ़ेगी। वो सारा कुछ अपने दिमाग में कैलकुलेट करने के बाद ये सोचता है कि यार जीवन जैसा चल रहा है ठीक है, आगे ठीक हो जाएगा, लेकिन ये फैक्टर हमको शहर में और गांवों में परेशान ना करे। इसको आप दादागिरी कह दीजिए, इसको एग्रेसिवनेस कह दीजिए। इन लोगों के जेल में होने से और लॉ एंड ऑर्डर पे शिकंजा कसने से एक आम पीसफुल लविंग हिंदू को ये यकीन है, बहुत से फैक्टर्स में, चाहे वो वेस्टर्न यूपी क्यों ना हो, ये यकीन है कि यार ये सरकार बेहतर है, पिछली सरकार आने वाली आएगी, अखिलेश की सरकार आएगी तो फिर वही गुंडागर्दी टाइप चीज़ें शुरू हो जाएंगी। कुल मिला के अगर हम बड़ा फेयर एनालिसिस करें और हम ये माने कि 100 वोट पड़ने जा रहा है, जिसमें 40 भाजपा को पड़ रहा है, 40 सपा को पड़ रहा है और 20 अन्य को पड़ रहा है, तो एंड में पोलिंग बूथ तक जाते जाते जो भाजपा का मन बना के गया है वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आखिरी के 24 घंटे में समाजवादी पार्टी को वोट देगा। लेकिन किंतु परंतु ऐसे बहुत से केसेस देखने को मिल रहे हैं कि जो आखिर मौके तक कहता रहा कि समाजवादी को वोट देगा, लेकिन पोलिंग बूथ पर जाके उसका मन बदला और वो ट्रांसफर हो गया कमल पर। तो अगर हम ये माने कि ये दोनों वोट 40-40 हैं और पोलिंग डे के दिन जो वोट ट्रांसफर होता है आपसदारी में कि नहीं भाई चल के कमल पर लगाओ, ये अगर सपा का 40 में से मात्र 5 भी ट्रांसफर होके भाजपा पर आ गया तो भाजपा पहुंच जाएगी कहां, 45, और सपा रह जाएगी 35, और जो ये 10 का फर्क है ये कई सीटों का फर्क डाल देगा। तो मैंने आप लोगों को साथियों नेगेटिव भी बता दिया, पॉजिटिव भी बता दिया। डबल इंजन की सरकार का भी असर है, कैंपेन करने के लिए उनके पास ज़्यादा लीडर हैं, इधर सिर्फ अखिलेश हैं। तो कुल मिला के हम लोगों का जो लब्बो लबाब है कि बहुत सेफली अगर हम बोलें, कंजर्वेटिव अगर आपको हम अपना एनालिसिस दें तो 240 हम लोगों के हिसाब से ईजिली भाजपा क्रॉस कर रही है, जो 260-270 के ऊपर भी हो सकता है। हम लोगों के जो विश्लेषण हैं उसके हिसाब से सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए भाजपा ईजिली 240 प्लस पार करेगी, जो अच्छी कंडीशन में 260-270 भी ईजिली पार कर सकता है। लेकिन किंतु परंतु अगर भाजपा 240 के नीचे आती है, 220 आती है, 215 आती है, भले सरकार भाजपा की बन जाती है, लेकिन ये भाजपा की एक एकेडमिकली पॉलिटिकली तो विक्ट्री मानी जाएगी, लेकिन मॉरली भाजपा को अपनी पॉलिसी को, अपनी नीति को रीविजिट करना होगा, रिव्यू करना होगा, और उनको देखना होगा कि 2024 के लिए क्या वजह थी कि इतना सब कुछ होने के बाद 320 से हम 220 पर आ गए, और इसका नतीजा 2024 में भी देखने को मिलेगा। और योगी जी का जो कद है
उसमें भी गिरावट आएगी। अगर भाजपा 240 से नीचे रहती है, भले सरकार बना लेती है, तो भाजपा को 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को सेफ मानते हुए और योगी जी का मानते हुए कि लोग उन्हें भविष्य का प्रधानमंत्री देख रहे हैं, कम से कम 250-260 पार करना होगा। 240 लोअर कट है। 210 से लेकर 240 के बीच में अगर भाजपा की आती है तो योगी जी के कद में गिरावट आएगी। कुल मिला के अगर एकेडमिकली पॉलिटिकली आप सरकार बनने की बात करें लोकतंत्र के हिसाब से, तो हम लोगों को अपने विश्लेषण में कोई डाउट नहीं है कि सरकार भाजपा की बनने जा रही है और 240 प्लस से बनने जा रही है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, वीडियो तो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। इधर भी रंडी रोना यही है, उधर भी रंडी रोना यही है। आज कुछ रिजवान सर ने अच्छी बातें भी की हैं जो पहले नहीं करते थे। पहले तो यही बोलते थे कि इधर सब चीज़ सस्ती है, उधर सब कुछ महंगा है। इधर हमने भी कोरोना को फेस किया लेकिन अभी तक सस्ती है। अब जो बातें इधर सुनते हैं इसमें तो भाई आपके रोने की आवाज़ आ रही है, इधर भी रोने की आवाज़ आती है। लेकिन अभी कुछ हद तक कंट्रोल हो चुका है, क्योंकि पेट्रोल की प्राइस बहुत महंगी हुई थी लेकिन अभी सस्ती भी हुई है। तो अब आवाम चुप कर बैठी हुई है। अगर 5 रुपये चढ़ जाए तो इमरान खान को दोष ही देंगे, इमरान खान की हुकूमत में ऐसा हुआ है, उसकी हुकूमत में ऐसा हुआ है। तो भाई अगर वहाँ पर कीमतें चढ़ी हैं तो योगी को भाई देंगे ना दोष, और किसी को नहीं देंगे, और मोदी को ही दोष देंगे। तो इससे भाई कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आप भी बोलते हैं कि आपको और कोई चीज़ नहीं मिलती, आप इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी में बोलते हैं कि वहाँ पर कीमतें बढ़ रही हैं, तो आप भी वो ही बोल रहे हैं ना कि ऊपर कीमतें बढ़ रही हैं तो इधर भी बढ़ रही हैं। और मैं तो सुनकर हैरान हो चुका हूँ कि 800 का सिलेंडर का गैस जो कि इधर भाई 100-150 में भर देते हैं। वो 1 kg है और उधर पूरा सिलेंडर है। हाँ जी, और नहीं या भाई पूरा सिलेंडर है 800 का पूरा सिलेंडर है। और भाई तो इतने में 800 इधर भी का सिलेंडर है। भारी देते हैं। 800 सिलेंडर भी डिफरेंट भी होते हैं ना, 15 किलो का भी सिलेंडर होता है, 2 किलो का भी सिलेंडर होता है। तो वो जो होगा तकरीबन 8-10 kg का होगा। जो यूरिया भी नहीं मिल रही और बिजली भी, लोड शेडिंग भी, गैस भी, इस पर भाई अब तो पता कुछ चलता ही है ना आपको यार। उन्होंने कुछ और टॉपिक पे बात की है, वो बता रहे हैं कि अब ये इलेक्शन आता है ना तो उस वक़्त कुछ ऐसे काम होते हैं कि जिनकी वजह से लोगों को भाई परेशानियां उठानी पड़ती है। आपने देखा कि जो अभी हुई है ना, इलेक्शन आते नहीं, इलेक्शन हो रहे हैं, और जब इलेक्शन इस सूरत हाल पर इलेक्शन होते हैं ना इस कंडीशन में, तो लोग काम करते हैं, सब चीजें सस्ती भी कर देती हैं, तब तो उनको लालच होता है वोटिंग यार का। पहले ये बता भी रहे हैं कि पीएम मोदी की हुई है ना, अब स्पीच थी उनकी, तो उन्होंने बताया कि जो लोग परेशानियों से गुजर रहे हैं उनके लिए कोई अच्छा हल निकल जाएगा। तो उन्होंने सब कुछ उनके लिए करने के लिए तैयार हैं। अब देखें ना कि मज़ीद जो बेहतर हालात हैं उनके इतने तो चेंज हुए हैं तो और आ जाएंगे। अब ये तो नहीं ना एकदम पूरा तख्ता पलट जाए, बटन दबाएं तो भाई पूरा सब कुछ चेंज हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। अब वो इसी कोशिश में है कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ को बेहतर किया जाए, और इंडिया में बहुत सी चीज़ें भाई बेहतर कर रहे हैं। अब आपको पता भी है कि जो भाई पूरी दुनिया का जो रुझान है वो तो है सिर्फ इंडिया की तरफ, बाकी तो किसी की तरफ भाई है नहीं। सब माए ही समझे ना। अब ये नहीं कि खैर, बाकी मैं और कंट्रीज़ की नहीं बात कर रहा, इधर जो कंट्रीज़ है उनकी बात कर रहा हूँ। आपको खुद देख लें कि हर कोई भाई इंडिया की तरफ ही जा रहा है। कौन नहीं इंडिया की तरफ जा रहा, मुझे ये बताएं। आपके मुंह में यही आएगा चाइना नहीं जा रहा। अब चाइना के साथ उनका क्रैश चल रहा है तो फिर वो उनके साथ भाई क्या करने चले चाइना भी जा रहा है, चाइना क्यों नहीं जा रहा? हाँ, तो ट्रेड कर रहे हैं चाइना के साथ भी। हाँ, तो वो मैं इस हैं। पर आप क्या मतलब के टारगेट करना चाहते हैं, किस बात के प्रूव करना चाहते हैं बातें सुनाकर? वो जो आपने महंगाई का बोला है ना, मैं वो चीजें महंगाई उधर है वो बता रहे हैं, इसमें मैंने क्या बोला है आपको? भाई इलेक्शन के लिहाज से वो बात कर रहे हैं कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें कौन कौन सी हुई है, वो उस हिसाब से बात कर रहे हैं। तो उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, जिस तरह दूसरा वो जानवरों की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे। उसके अलावा बाकी को पानी का जो है ना, ट्यूबवेल के पानी है, बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो ठीक है। इन्फ्लेशन हुई है, हर मुल्क में हुई है कोरोना की वजह से, वो सारे जो है ना इस चीज़ का शिकार हुए हैं। लेकिन अब जो दूसरा इफेक्ट आ रहा है ना, वो आ रहा है यूक्रेन और रशिया जंग के जो क्राइसिस है ना, वो उसका भी आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा जो है ना हमें फेस करना पड़ेगा। क्योंकि उसमें तो एक मेन चीज़ तो आप पेट्रोल ही कर लें,
क्रूड ऑयल जो है ना वो अब आपके सामने की उसकी कीमत कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है, तो उसका असरअंदाज बाकी सारी चीज़ों पे भी होना और बाकी मुल्कों पे भी होना है। तो इस लिहाज से वो कंपेयर कर रहे हैं, साथ वो अच्छी चीज़ें भी बता रहे हैं कि जो है जो अच्छे, लेकिन लोग जो है ना वो ज़्यादा वो चीज़ें देखते हैं जो उनकी ज़रूरत। आप ठीक है, आप लॉ एंड ऑर्डर को कितना जितना मर्ज़ी अच्छा कर लें, लेकिन कुछ ज़रूरियात के लिहाज से भी चीज़ें जो है ना वो होनी चाहिए। तो उसके ऊपर अगर उन्होंने फोकस ये नहीं कि नहीं किया, उन्होंने किया भी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना वो फिर कुछ नेगेटिव चीज़ें जो है ना वो बात की जाती हैं। तो अब देखो, आप एक दोस्त बता भी रहा था कि इलाहाबाद में तो तकरीबन आज अब वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है इलेक्शन का, तो आगे आप देखो रिज़ल्ट का क्या हिसाब किताब बनता है, किस लिहाज से जो है ना किस तरफ जाते हैं। तो बिल्कुल। हम तो भाई उनके योगी जी के हक में ही है कि अगर वो आए तो वो ही उनके लिए बेहतर है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छे काम भी किए हैं, ये नहीं कि नहीं। मेन यहाँ पे इधर यूपी में जो मसला था ना वो लॉ एंड ऑर्डर का ही था, तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा जोर भी दिया और उसको जो है ना वो बेहतरी की तरफ पे लेके आए हैं। बिल्कुल भाई। तो बाकी खैर अब नेक्स्ट जो है ना, अब वो सीएम बनेंगे, मेरी तो भाई मुझे तो बहुत उम्मीद है कि वही बनेंगे, लेकिन ये है कि मज़ीद अब अख्ताम को पहुंचा तो फिर भाई जो भी रिज़ल्ट होगा वो तो हमारे सामने आ ही जाएगा। खैर बाकी कामयाब हो तो अच्छा ही हो, क्योंकि हर कोई भाई चाहता है कि सीएम योगी साहब दोबारा आएँ, वही रहें उत्तर प्रदेश में। लेकिन खैर देखेंगे भाई। तो उम्मीद करते हैं कि गाइज़ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक कहा, ये कोई नहीं।